आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और हिस्टोरिकल डे है, क्योंकि आज हमने एक बहुत बड़ा मेजर माइलस्टोन पूरा किया है और जो हमने डेट दी थी उससे पहले ही पूरा किया है। ये हमने ये सोचा था कि हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो मेन लाइन है करीब करीब 950 किलोमीटर लंबी है, सोननगर से लेकर के और दादरी तक। इसको हमें पूरा करना है जून के माह के अंत तक। इसको पूरा करने से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है कि हमारा पूरा कोल रूट, जब ईस्टर्न से सारा कोयले का आता, बैठिए, ईस्टर्न से जब भी कभी कोयले की अब गाड़ी चलेगी, अब उसको पहले हमने कुछ पैचेज में काम पूरा किया था, इलाहाबाद से जोड़ दिया, कभी कानपुर से जोड़ दिया, तो कभी वो ट्रेन इंडियन रेलवे पे चलती, फिर डीएफसी पे आ जाती, फिर आती। अब हमारा पूरा सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन सोननगर जो एक जगह है जो करीब 137 किलोमीटर डीडीयू स्टेशन से टुवार्ड्स हावड़ा डायरेक्शन में है, वहाँ से हमारा नेटवर्क स्टार्ट हुआ है। तो सोननगर से डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन, फिर इलाहाबाद, कानपुर जिसे हम भावपुर बोलते हैं, उसके बाद हमारा टूंडला और वहाँ से होता हुआ दादरी। ये पूरा रूट जो राजधानी के पैरेलल है, पैरेलल और डिटूर भी है, पूरा आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक कंटिन्यूटी में पूरा बन गया। और आज इस पे अप और डाउन दोनों डायरेक्शन में हमने विधिवत रूप से पहली हमारी ट्रेन सर्विस शुरू की है और अब हम ये ट्रेन सर्विस रेगुलर वे में बढ़ाते जाएंगे और पूरी हम आने वाले समय में जितनी ट्रेनें हमें मिलेंगी सारी हम लेंगे। और हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जो हमारी ट्रेनें सोननगर से दादरी तक आने में 35-40 घंटे से ज़्यादा समय लेती थी, वो अब 15 से 20 घंटे के बीच में पहुंचेंगी, आधा टाइम से भी कम हो जाएगा। और दूसरा, इसमें ट्रेनों की स्पीड जो उनकी बुक्ड स्पीड है किसी ट्रेन की बुक्ड स्पीड 75 kmph होती है, किन्हीं की 100 होती है, तो हम बिल्कुल बुक्ड स्पीड पे फुल चलाएंगे उसको। और हमारे क्रू चेंजेस पहले 200-150-200 किलोमीटर पे क्रू चेंज करना पड़ता था, क्योंकि उसके 6 से 8 घंटे पूरे हो जाते थे, 8 घंटे 10 घंटे पूरे। अब हम इसमें हमारी कोशिश ये है कि एक क्रू चेंज या मैक्सिमम 2 क्रू चेंज पे हम लोग इसको सीधा वहाँ से यहाँ ले आएँ, तो एक समय बचेगा, फ्यूल कॉस्ट बचेगी, क्रू की कॉस्ट बचेगी और हमारा टाइम बचेगा। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि वो वैगन के फेरे बढ़ जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं टर्न अराउंड बढ़ जाएगा हमारा। तो जो प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी का विजन है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का केवल ये मतलब नहीं है कि रेटें कम कर दो। इसका मतलब ये होता है कि जो वैगन आपके 36 घंटे में एक राउंड पूरा करते थे, यदि वो 18 घंटे में एक राउंड करेंगे तो 36 घंटे में डबल कर देंगे, तो उत्पादकता वैसे ही बढ़ जाएगी। और उसी के क्रम में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने आज ये साबित कर दिया है कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स को बहुत सीरियसली, सिंसियरली उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आज वो दिन है जब हमारी पूरी टीम ने पहली मालगाड़ी को वहाँ से इस मेन लाइन से थ्रू एंटायर डीएफसी रूट पर चलाया है। तो दादरी टू सोननगर और सोननगर टू दादरी, अप एंड डाउन दोनों के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, पिछले माह ही हम लोग है ना रेवाड़ी से, दादरी से रेवाड़ी को भी जोड़ चुके हैं, तो एक और कनेक्टिविटी ईस्ट को हमने वेस्ट से भी जोड़ दिया था। तो आज बेसिकली सबसे बड़ा ये भी है जो हम उस नक्शे पे दिखाएंगे। अमित, वो नक्शे पे दिखाओ जो हमारा जो ये वाला प्रोजेक्ट है 80 वाला, वही लगा दो, उससे वो नक्शा मालूम कि आज हम ये भी बताएंगे कि हम पूरा एक नेकलेस हमने पूरा कर दिया है, जिससे कि अब हमारी कोई भी ट्रेन पूरे पूरब से होकर के पश्चिम तक सीधी सीमलेस केवल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रूट पे जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज डीएफसी ने दिया है। इससे दिखाओगे क्या? हाँ, वो दूसरा दिखाओ, उससे मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो वो पूरा प्रेजेंटेशन लगा के रखो, थोड़ा सा उनसे भी आइडिया लग जाएगा। अभी 2 मिनट में आपको बताएंगे। इसी के लिए हमारी आज पूरी टीम भी यहाँ पे है, हमारे डायरेक्टर इंफ्रा भी हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन, डायरेक्टर फाइनेंस, सब कोई हैं।
और मैं थोड़ा सा ऑपरेशंस के बारे में हमारे डायरेक्टर्स ऑपरेशन को भी बोलूँगा कि वो भी थोड़ा और ऐड कर दें, ताकि वो इंग्लिश में भी बोलेंगे तो जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, और साथ में कई नई चीज़ ऐड भी कर देंगे वो। हाँ जी। हम जो हमारा नेटवर्क कमीशनड है, डेली 200 से लेके 225 ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं उसके ऊपर। उसका अब हमारा लेंथ हो गया है 2200 किलोमीटर, 77.2%। हाँ, दोनों का मिला के 200+ ट्रेनें हैं जो हम लोग चला रहे हैं। अब ये जितना हमारा नेटवर्क, ये हमारे डायरेक्टर पीपी साहब भी आ गए जो ईडीएफसी देखते हैं। अभी मैं ये थोड़ा सा आपको डीएफसी का, वैसे तो आप लोगों को सबको मालूम है, पूरा और बता दूंगा दोनों मिला के। अभी मैं अलग अलग भी बता दूंगा, 200+, बहुत का मिला के। ये देखिए अमित, आप वहाँ पे हाथ रख के बता दो कहाँ से कहाँ तक का है। लोडिंग अमाउंट भी बताता हूँ मैं भी आपको। हाँ, ये प्रयागराज है, ये अगला कानपुर है, जिसको हम लोग भाऊपुर, क्योंकि हमें कानपुर के बाहर से निकलना होता है। दिस मदार मीन्स अजमेर। तो आप देखिए रेवाड़ी, देखो दादरी से रेवाड़ी, ये पूरा हमारा न्यू अलाइनमेंट है। किसी दिन हम आपको जरूर ले चलेंगे, ये इतना ज़बरदस्त अलाइनमेंट है, अरावली की पहाड़ियों के बीच में से होता हुआ, जिसमें हमारा हाई करीब 3 किलोमीटर लंबा वायाडक्ट भी है, उसके अंदर टनल भी है, नेशनल हाईवे केएमपी एक्सप्रेस वे को भी क्रॉस किया है, नोएडा एक्सप्रेस वे को भी क्रॉस किया है, मेट्रो लाइन को भी क्रॉस किया है, और पहाड़ों के बीच में से होते हुए निकले, तलहटी से निकल के। तो वो पूरा ग्रीन अलाइनमेंट है हमारा, वो भी हम किसी दिन आपको लेके चलेंगे वहाँ पे दिखाने के लिए। अब हमारा पूरा ईस्ट वेस्ट जुड़ गया है, और सोन नगर से अब हम मालगाड़ी को पंजाब सीधा हमारे दादरी होते हुए हमारे डीएफसी अलाइनमेंट से ले जा सकते हैं। ऐसे ही फूड ग्रेन का मूवमेंट जो पंजाब से इधर ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाता है, चाहे वो एनएफ रेलवे आसाम के 7 सिस्टर्स स्टेट्स को जाए, चाहे वो बंगाल बिहार जाए, वो वाया डीएफसी होकर के सुगमता से जाएगा। तो अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान होगा और फास्टर होगा। सबसे बड़ी जो डीएफसी की खासियत है कि हम लोग इन्हें इसको रिलायबली पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं है। एक बार ट्रेन आ गई तो वो सीधा जो उसका टाइमिंग है उसी में पहुँचना ही है उसके अंदर। तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि राजधानी आ गई तो 4 ट्रेनों को रख दिया और भाई अब ये आ गई तो इसको रख दिया। हमारे तो हर ट्रेन एक के पीछे कन्वेयर बेल्ट पे जैसे चलते ना वैसे ही चलती आएगी। उसको लूप लाइन हमने रखी हुई है इमरजेंसी के लिए, पर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसके लिए। लूप नहीं, सिंगल ट्रैक नहीं, हमारा पूरा डबल ट्रैक है, एक्सेप्ट वो जो नॉर्थ में जो ऊपर जा रहा है ना, खुर्जा से लुधियाना, वो सिंगल ट्रैक है, क्योंकि इसमें है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की हमारे को लगा था उस समय ट्रैफिक सर्वे में कि सिंगल ट्रैक इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स, तो इसलिए उसको सिंगल है। बाकी ये पूरा जो नेकलेस है जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ वो डबल लाइन ब्रॉड गेज इलेक्ट्रीफाइड, और इलेक्ट्रीफाइड भी 2x25। रेलवे में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो 1x25 है, 25,000 वोल्ट। हमारा है 2x25। इसमें क्या होता है, जब हैवीली लोडेड ट्रेन एक ही सेक्शन में कई सारी चलती हैं तो करंट इतना ड्रॉ करती है कि केवल 25 kV भी कम पड़ जाता है उनको। तो हमने डबल उसको करंट की सप्लाई दी है ताकि वहाँ कोई पावर ड्रॉप नहीं होगा, कोई भी ट्रेन स्लो डाउन नहीं होगी, और फुल स्पीड पे वो सारी ट्रेनें निकल के जाएंगी उसके अंदर। लुधियाना तक हमारा है, और उसमें भी हमने एक ऊपर का शंभू से लेकर के सानेवाल वाला वो भी कल एक ट्रायल ट्रेन चला के उसको भी हमने मतलब कंप्लीट कर लिया है। और इधर खुर्जा से खतौली 125 किलोमीटर है, इसको भी ट्रायल ट्रेन चला के इसको भी कंप्लीट कर लिया है, और इन पे भी रेगुलर ट्रेनें बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो ऊपर भी हम लोग करते जा रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि ईडीएफसी मतलब वो जो सोन नगर से पूरा लुधियाना जो है वो इसी अगस्त तक पूरा हो जाएगा हमारा।
ये भी पूरा हो गया। और बीच का जो कलर है वो हम अगस्त तक इसको भी ग्रीन कर देंगे ट्रेन को जोड़ करके। अब फिर हमारा केवल बचेगा वेस्टर्न डीएफसी में जो सानंद स्टेशन है, आप दिखा ना फिंगर बता, हाँ ये सानंद, ये अहमदाबाद है बेसिकली, आप ये मान लीजिए यहाँ से लेके बॉम्बे तक। तो इसमें बॉम्बे के पहले एक स्टेशन है वेतंडा, वहाँ तक हम है ना इस दिसंबर तक पहुँचने की आशा रखते हैं और ये हम पहुँच जाएंगे इसी दिसंबर, इसी कैलेंडर ईयर में। और उसके बाद वाले को हम 2024 में पहुँच जाएंगे। तो रेड इसीलिए उसको किया है कि वो लास्ट वाले पैच सबसे कठिन पैच है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, इसलिए उसमें 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा। पर हम शॉर्ट ऑफ मुंबई इसी साल दिसंबर तक पहुँच जाएंगे, वेतरना तक। और पिछले, हाँ जी, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ पे मल्टीपल है। वो पूरा का पूरा बहुत ही हाईली हैबिचुएटेड एरिया है। वहाँ हर इंच ज़मीन पे, अभी एक जगह पे तो हम बहुमंजिला इमारत का टेक ओवर किया है, उसको तोड़ रहे हैं, उसके बगल वाले फ्लैट वालों ने स्टे ले लिया है, उसको हम हैंडल कर रहे हैं। फिर कुछ जगह पे लैंड एक्विजिशन इशू है, बाकी जगहों पे हमारे खुद के इशू कॉन्ट्रैक्टर के हैं कि मिट्टी का काम करने के लिए मिट्टी जहाँ से लानी होती है वहाँ तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल है। वहाँ करीब करीब ये मानिए कि 10 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर लंबाई के ब्रिजेज़ हैं, उन ब्रिजेज़ के काम भी चलते हैं, पर वहाँ क्या वर्किंग सीजन केवल 6 महीने मिलता है। अभी जैसे मानसून शुरू हो जाएगा जून में, तो जून के लेकर के और नवंबर तक ऑलमोस्ट अर्थवर्क नील और कंक्रीटिंग लिमिटेड। तो वहाँ वर्किंग सीजन कम है, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम्स बहुत हैं और कुछ जगहों पे लैंड इंटरेस्ट है। तो मल्टीपल इश्यूज़ हैं, पर फिर भी हम लोगों ने 50% काम तो कर दिया है, बाकी 50% में 1 साल और लगेगा। सोनगर दानकुनी अभी हम इंतजार कर रहे हैं, इसकी सैंक्शन आने वाली है, तो जैसे ही सैंक्शन आएगी वैसे इस कार्य को तब लिया जाएगा। अभी इसके बारे में ऑफिशियल डिसीजन हमारे पास आया नहीं है, पर अब हम ये माने कि पीपीपी में शायद नहीं होगा और इसका मोड बदला जाएगा। अभी उसके अंदर पीपीपी पे यही हमें लगा कि इसके सक्सेस होने के चांसेस कम हैं, इसीलिए उसके ऊपर बाद में मिनिस्ट्री ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। अभी ऑफिशियल डिसीजन का हम इंतजार कर रहे हैं, पर हमें ये लगता है कि ये पीपीपी में नहीं होकर के नॉर्मल तरीके से किया जाएगा। अभी इसके बारे में मिनिस्ट्री से फाइनल डिसीजन अवेटेड है। बट हाँ जी, हाँ 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 हाँ, वो भी स्क्रैप हो गया। स्क्रैप का मतलब है कि हमने देखिए, मैं आपको फिर बताऊँ, हमने उसका पूरा स्कीम बना करके भेजा था, उस पर बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन हुए, हाईएस्ट लेवल तक डेलिब्रेशन हुए, पर फाइनली बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन के बाद में ये पाया गया कि पीपीपी मॉडल वर्ल्ड ओवर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सक्सेस रेट इज़ वेरी वेरी लो। और दूसरा इसमें ये भी हमें एक अप्रीहेंशन था कि हमने चूँकि वहाँ से लेके ये हमने खुद पूरा कर दिया, अब जरा से पैच के लिए उसको देंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। यदि कोई आइसोलेटेड एक पूरा नेटवर्क हो वो पीपीपी में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी डेलिब्रेशन, वैसे हमने कोशिश बहुत की कि पीपीपी में किया जाए ताकि एक इनोवेशन हो जाए और एक आइडिया भी हमें भी लग जाए, बट फाइनली इसको जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ है, हाँ, नहीं इस पर जैसे मैं इस पर बता रहा हूँ कि जैसे ही अभी प्रोजेक्ट किस मोड में सेंक्शन होगा उस पर डिपेंड करेगा कि फंडिंग कैसे की जाएगी। बाकी जब हमने पीपीपी में थे तब इसकी हमने कॉस्ट निकाली थी करीब करीब, ये करीब अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। करीब करीब उस समय यही था, 12,000 से 15,000 के बीच में। ये हमने 21 के अंदर बनाया था। हो गया लैंड एक्विजिशन 90% से लेके 98% के बीच में वेरी कर रहा है, एवरेज आप 95% मान लीजिए। एक्चुअली हम इसके बारे में पूरा हमने प्लान बना के भेजा, काफ़ी डेलिब्रेशन हुए, अभी उसकी स्वीकृति आई नहीं है,
इसलिए हम लोगों का मानना यही है कि वो सेंक्शन नहीं होगा, ये मान रहे हैं हम लोग। हाँ जी। जो हाइब्रिड डीबीएफओटी मॉडल था, दैट वाज प्रपोज्ड स्पेसिफिकली फॉर दिस सेक्शन। हाँ हाँ ये बहुत बड़ा एक रीजन था कि वो कैबिनेट के पास गया था। नाउ दैट आप सोच रहे हैं कि इसको ईपीसी या फिर अपनी किसी पीएससी के थ्रू करेंगे, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द हाइब्रिड डीबीएफओटी मॉडल? विल दैट बी पुल्ड बैक फ्रॉम द कैबिनेट? उस पे फिर क्या बातचीत चल रही है? ये मिनिस्ट्री ही बता पाएगी, ये हमारे परव्यू में नहीं है। 15,000 करोड़ का लेजिस्लेशन के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। तो अभी हम लोग इस पे कंसंट्रेट करते हैं कि अभी हम 2850 किलोमीटर पे काम कर रहे हैं और उसमें से 2200 किलोमीटर हम पूरा कर चुके हैं और हमारी टोटल प्रोग्रेस 77.2% हो चुकी है। and the rest will be achieved by this December. दिसंबर तक हम लोग है ना इस रेड लाइन जो है वैतरना से JNPT उसके अलावा पूरा कर लेंगे हम लोग। Not to the 100 kilometer. हाँ, उस 100 किलोमीटर को छोड़ के बाकी पूरा DFC पूरा हो जाएगा So barring 100 kilometer, entire DFC will be operational by December end. बाई दिसंबर है, बाई दिसंबर है। सर वन क्वेश्चन, हाँ जो ये मूवमेंट ऑफ कोल होगा हाँ अभी, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन कोल मूवमेंट जब आपका अगस्त में ये वाला स्ट्रेच पूरा हो जाएगा? सो ये विल अचीव कनेक्टिविटी इन पंजाब एंड आई एम अज्यूमिंग वो कोल थर्मल कोल भी वहां जाएगा। बिल्कुल। एंड वन ऑफ द इश्यूज दैट द पंजाब गवर्नमेंट हैज बीन रेजिंग इन द पास्ट इज कि उनको रेल फ्रेट भी थोड़ा महंगा पड़ता है और वो आरएसआर जो प्लान चल रहा है फॉर थर्मल कोल मूवमेंट, दैट इज आल्सो नॉट फिजिबल फॉर देम क्योंकि वो भी उन्हें सॉर्ट ऑफ महंगा पड़ता है। सो वंस दिस स्ट्रेच इज कंप्लीटेड, आपका लुधियाना तक कनेक्टिविटी आ जाएगी। हाउ डू यू सी कोल थर्मल कोल लॉजिस्टिक्स किस वे में चेंज हो पाएंगे? या फिर ऑन स्टेट्स जो उस स्ट्रेच में आपके स्टेट्स हैं लाइक पंजाब हु बीन कंप्लेनिंग अबाउट हाई चार्जेस फॉर कोल थर्मल कोल लॉजिस्टिक्स, उनके लिए क्या इंपैक्ट आप इनविसाज कर रहे हैं? सर इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है मेरा कि जो फ्रेट पॉलिसी है, व्हेन विल एन इंडिपेंडेंट फ्रेट पॉलिसी अलाइन विद द DFCC, वो कब तक आएगा? क्योंकि रेलवे पुराना फ्रेट पॉलिसी चल रहा है, DFCC का था कि फ्रेट कॉस्ट कम होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा, डबल स्टैक कंटेनर चल रहा है, तो इंडस्ट्री इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कब तक एक देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, हमारा कंसेशन एग्रीमेंट इज़ वेरी क्लियर। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन रेलवेज, वी आर ए सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे, नंबर वन। नंबर टू, वी हैव बीन गिवन ए स्टेटस ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो ए जोनल रेलवे, नंबर टू। नंबर थ्री, DFC will follow all the tariffs and the commercial rules of the Indian Railway. We are not a competitor to the Indian Railway. We are not competing with ourselves. We are part and parcel of Indian Railway, number one. Number two, जो आपने पूछा है क्वेश्चन, how will we reduce the logistic cost? Logistic cost केवल टैरिफ से नहीं रिड्यूस होता है। जो मैंने आपको बताया कि हम जिस तरह से रिलायबल सर्विसेज देंगे, शेड्यूल्ड सर्विसेज देंगे और हमारी जो टाइमिंग होगी, और दूसरा इन्हीं कारणों से हमारा O&M कॉस्ट कम हो जाएगा, टर्न अराउंड बढ़ जाएंगे। It will improve the efficiency of the operation and it will result into the reduction in the logistic cost. और फ्यूचर में जैसे सपोज करो कोई भी चीज़ बढ़ती है करती है तो हमें अपने फ्रेट रिवीजन ना करने की ज़रूरत ही पड़ेगी, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि जब हमारे पास में सरप्लस कैपेसिटी होगी, ये होगा, रोड बढ़ाता जाए, रेट बढ़ा ले हम अपनी तरफ से, वो डिसीजन MOR का है। तो फ्रेट रूल्स all will be decided by the ministry, number one. We have no say so far in this regard. We do not want to be a competitor to Indian Railway because we are part and parcel, but logistic costs will surely get reduced in terms of the better efficiency. आप सिंपल एक और देखिए, आपका JNPT जिस दिन हमारा कनेक्ट हो जाता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आज दादरी यदि कोई कंटेनर को आना हो JNPT से, it will take 3 days to 5 days. 72 hours is the average time minimum. उससे भी ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद में it will come in about 24 hours or maybe less than that. अब आप ये देखिए 3 दिन हैज़ रिड्यूस इन 1 डे। अब आप सिंपल एक और एग्जांपल देखिए, 50,000 टन की एक वहाँ पे शिप खड़ी हुई है, उसको हमें रेलवे से ले जाना है, हमारा एक रेक 5,000 टन ले जाता है, DFC का एक रेक 10,000 टन से ज़्यादा लेके जाएगा और एक दिन में ले जाएगा, तो 10,000 टन एक दिन में, उनका 5,000 टन 3 दिन में, उनकी ट्रेन लगी 10, 5,000 की 10 ट्रेन इंटू 3, 30 ट्रिप डेज लगे। हमारे वाले के 10,000 के 5 और एक दिन में 5 ट्रिप डेज,
तो 30 ट्रिप डेज के बदले 5 ट्रिप डेज 1/6 एफिशिएंसी हमने उनकी इम्प्रूव कर दी, मतलब 6 टाइम इम्प्रूवमेंट हो गया उसके। और दूसरा ये देखिए, ड्राइवर जब होता है उनका, तो वो इंडियन रेलवे की ट्रेन की एवरेज स्पीड है आपको मालूम है 20 से 25 किलोमीटर पर आवर। 200 किलोमीटर पर ड्राइवर के 8 घंटे पूरे हो जाते हैं। 150 से 200 किलोमीटर पे ड्राइवर चेंज करते हैं, इंजन पे आदमी चेंज होता है, 2 घंटे 1 घंटे। हमारा सीमलेस ट्रांसपोर्ट है और ड्राइवर पूरा 8 घंटे गाड़ी चलाएगा। अभी पालनपुर से गाड़ी चलाता सीधा फुलेरा पे चेंज करते हैं हम लोग, फुलेरा पे चेंज करके भी सीधा। हमने तो एक एक्सपेरिमेंट और किया कि हमने पालनपुर से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई, सिंगल क्रू 8 घंटे 40 मिनट में पालनपुर रेवाड़ी आ गई हमारी। बिल्कुल It is allowed. इट Why इज not? अलाउड। तो हम धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे एफिशिएंसी को। हम बेसिकली, अच्छा इसका इंटरनेट एक और बताता हूँ आपको, फ्यूल एफिशिएंसी। वही 200 घंटे आप जब एवरेज स्पीड 20 पे गाड़ी को चलाओगे, फ्यूल एफिशिएंसी आप मान लीजिए कि वो ट्रेन जब 3 दिन चलेगी तो 3 दिन का फ्यूल खा रही है, वही 1 दिन में पहुंच जाएगी, 1 दिन का फ्यूल कंज्यूम करेगी वो। तो आपने फ्यूल एफिशिएंसी कर ली, आपने O&M की एफिशिएंसी कर ली, स्टाफ की एफिशिएंसी कर ली, टर्न अराउंड बढ़ा लिया, तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट अदरवाइज रिड्यूस हो जाएगी। Tell us that this 200 plus trains, how much they are hauling, tonnage wise? 5000 टन की एक ट्रेन होती है, वो तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, पर उनकी जनरली 2000 से लेके 4000 के बीच में ही होती है उनकी ट्रेन। जैसे कंटेनर ट्रेन है तो वो होगी 2500 टन की। 200 plus trains are in a day. अच्छा अभी हमारी, हाँ You can say in GTKMs, we are now earning almost about 150 million GTKMs in a single day. हाँ ठीक है, one less than a week, we are earning 1 billion GTKMs. कितना सर 1 billion GTKMs in less than in a week. So roughly about 150 million GTKMs in a day. No, can we have demystifying in the simple terms? How much मैं आप Demystifying is how do you want? GTKM what we don't want? देखो, The reader will not understand what is GTKM. You will understand, I will understand. Reader will not understand. Nee, what does it? You tell me what is the language. The tonnage. How much tonnage we are carrying, average, and how much we are earning out of that. Average. Just a hazard guess. Earning के बारे में तो फिर CAC में जाना एक्चुअली क्या होता है, मैं इसमें अर्निंग के लिए मैं आपको फिर बताता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि कॉमर्शियल रूल सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगेंगे, तो इसमें क्या है कि एक मिनट आपको बता, हमने इसका इंडियन रेलवे के साथ सिस्टम ये है कि जहाँ पे ट्रेन की बुकिंग हुई, वो बुकिंग का सारा पैसा सीधा इंडियन रेलवे के पास ही जाता है, उन्हीं के क्लर्क लेते हैं। और जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहाँ पे भी कॉमर्शियल बुकिंग के उन्हीं के क्लर्क रहते हैं। तो हमारे पास में पैसे का ऐसा कोई हिसाब नहीं है, वो सब इंडियन रेलवे के पास है। हम तो टनेज का हिसाब रखते हैं, वी आर द असेट प्रोवाइडर, और हमारे को मेंटेन करने का जो खर्चा होता है उसको TAC बोलते हैं, ट्रैक एक्सेस चार्जेस, उसमें रीइंबर्स हो जाता है। तो बेसिकली अमाउंट जो खर्चा उसके अंदर जो भी अर्निंग हो रही है वो हमें एज सच मालूम नहीं पड़ती है, क्यों उसके एक और कारण है, मैं आपको बताता हूँ। Earning छोड़िए, the haulage of the tonnage, that we can. वो मैं बताता हूँ आपको। जो हॉलेज आप बोल रहे हैं, Tonnage is only calculated in terms of day. हाँ So जो GTKM debits हाँ हाँ those are at the end of the financial year, those are adjusted against zonal railways यस, from DFCC. That is the apportioned earnings you are. दैट इज talking अपोर्शन about. अर्निंग, पर उसमें DFC, हाँ बताएं। Well, sorry. See, look, any railway's earnings will be calculated on the basis of the apportioned earnings, right? How much kilometers that freight has run in that particular zonal railway. For that, the freight accounted is done according to kilometer wise. In DFC, our अच्छा, earning बढ़िया। is a reimbursement of our costs and the interest payments and depreciation. Other than this, as of now, there is no other earning we are going to take. So we are basically working as an organization of within Indian Railways, and we are getting reimbursed with our costs. That I understand, sir. My question was that since these GTKM debits are accounted for at the end of the financial year from DFCC books, there would be an estimate with you in terms of how much is actually earned. वो On again a apportion daily data. basis, we calculate the kilometers and the tonnage which has been carried. That is how I am saying, on a daily basis, based on the freight trains run and how much distances they have run, we are approximately calculating 150 million GT, that is gross ton kilometers, we are getting it. So can I say that now in a day, after this 70% operational, now around 2,000 ton
have been transported on the DFC route. Can I say that? It is not 2000. We are, MD sir has already told you about 250 trains are running Yeah. on a daily basis. Those 250 trains are traveling across DFC various distances. That tons which they are carrying, if you multiply that, that is coming out the final product, ton kilometers. Right? That ton kilometer is what we said 150 million ton kilometers. तो 194 तक आ गया ये। देखो मैं आपको फिर सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हम लोडेड ट्रेन भी चलाते हैं, खाली एम्प्टी भी चलाते हैं। हम अब जैसे कोई ट्रेन चली है बॉम्बे से दिल्ली, कोई चली है बड़ौदा से दिल्ली, कोई चली है रेवाड़ी से दिल्ली, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके टन और किलोमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं कि ये 2000 टन की ट्रेन है, 1000 किलोमीटर चली है तो 2000 इंटू 1000। ये 2000 टन की ट्रेन है, केवल 50 किलोमीटर चली है, 2000 इंटू 50। तो हम लोग एक तो काउंट करते हैं नंबर ऑफ ट्रेन से, जो मैंने आपको बताया कि 211 एवरेज है, बाकी 250 तक हम लोग टच करते हैं इसको। और इसको जो टन किलोमीटर में है उसके अंदर भी हम नेट को लेते हैं। जैसे ग्रॉस को लिया तो ये करीब करीब आ रहा है हमारा 200। तो 200 आप वैसे लिख लीजिए, उसको समझ लेना, 200 ग्रॉस टन किलोमीटर डेली हम ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। नेट में खाली वालों को हटा देते हैं, हाँ। और ग्रॉस के अंदर हमारा 200 ग्रॉस मिलियन टन, ये हमारा है, हमारा जो डेली का होता है 200 gross million ton will be carried on a DFC. डेली बेसिस। बस ये आप कर लीजिए उसके लिए। As per layman हाँ language, बस उसमें समझेगा। और करीब करीब आप ये बोलिए अब 250 ट्रेनों तक हम टच करते हैं और आने वाले टाइम में ये बढ़ेंगी। that's up to 500. हैं Go up to 500. मैं बता दूं ये डबल से भी ज़्यादा जाएंगे। हमारे आज देखिए हमारे पास में कैपेसिटी है 120 ट्रेन EDFC में अपलाइन में, 120 डाउन लाइन में, 280 ट्रेन। ऐसे ही 240 यहाँ पे 240 प्लस 240 480 ट्रेनों तक हम जा सकते हैं। The capacity is हाँ कैपेसिटी, तो हम इसे डबल को भी क्रॉस करेंगे। अच्छा उससे भी ज़्यादा क्या है कि फ्यूचर में हम इसको कैपेसिटी को और बढ़ाने की भी पॉसिबिलिटी रखते हैं। हम लोग इसका हेडवे और रिड्यूस कर सकते हैं। when you are getting your first bill. कहाँ कहाँ Railways. वो एक्चुअली हमारा इंटरनल मामला है, वो हमारा चलता रहता है। क्या है, बिल नहीं होता है हमारा जो खर्चा है वो। देखो हमारे दो एक्सपेंडिचर है, एक तो हमारे प्रोजेक्ट को करने का, एक हमारा O&M का। तो प्रोजेक्ट करने का तो हमें हर दिन मिलता ही, हर महीने हमारे पास आता है इतना प्रोजेक्ट का। और जो हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है O&M का, उसका हम बिल भेजते हैं, वो रिम्बर्स कर देते हैं। वो रेगुलर प्रोसेस है उसके। अभी टेंटेटिवली कुछ भेज दिया, जैसे सपोज करो 100 करोड़ का 100 दे दिया, फिर हिसाब मिला लेते हैं बाद में ईयर एंड ईयर के ऊपर। वो एक रेगुलर प्रोसेस है जिसको हम ट्रैक एक्सेस चार्ज बोलते हैं। सर मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आपके वो एक्सपीरियंस के लिहाज पे कि जो समर में अगर कोल शॉर्टेज होता है, क्राइसिस होती है, खासकर नॉर्थ इंडिया ईस्ट से तो आता है, तो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया खासकर महाराष्ट्र तक कोल पावर क्राइसिस नहीं होगी, रेलवे के पास सरप्लस स्पेस होगा ढोने के लिए, वैगनर का रोल अपना छोड़ दिया जाता है। इसमें देखिए सिंपल बात मैं ही कहूँगा, रेलवे इज़ ए ट्रांसपोर्टर। पहली बात, यदि रेलवे के पास ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी लिमिटेशन या वैगन की लिमिटेशन हो तो इट कैन कंट्रीब्यूट टू द क्राइसिस, बट क्राइसिस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल नंबर 1 एंड डिमांड जो भी है। तो हम डिमांड को मीट विथ करने के लिए वी हैव जनरेटेड ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी। अभी हम सपोज करो हम टोटल है ना, आप ये मान लीजिए कि हम करीब 400 रेक कोल के लोड करते हैं, 400 रेक। तो वो 400 रेक आने जाने में जो टाइम लगता है अब आधा हो जाएगा। तो आप अपने आप समझ लीजिए कि उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी उसके अंदर। तो हम लोग है ना, कोई भी क्राइसिस को टालने के लिए हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो गया अब इसके अंदर कि अब उसके ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट पे डिले नहीं होगी। यदि जहाँ पे लोडिंग सपोज करो मानसून आ गया बहुत ज़बरदस्त और वहाँ प्रोडक्शन ही नहीं है, और इधर सपोज करो वहाँ ईस्ट में मानसून आ गया और नॉर्थ में मानसून नहीं आया, यहाँ तो पावर की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, वहाँ प्रोडक्शन नहीं है, तो इट में मिसमैच। ट्रांसपोर्टर क्या करेगा उसके अंदर भी। तो एनीवे इशू बहुत लार्जर सेंस में है। वी वर्क इन टेंडम, वहाँ भी वो हमेशा सरप्लस रखते हैं, वो मानसून रिजर्व और वो सबके यहाँ पूरा सिस्टम है। बट ट्रांसपोर्टेशन बोटलनेक्स फॉर द कैचमेंट एरिया ऑफ द DFC विल बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द दिस प्रोजेक्ट। फूड और फर्टिलाइजर सेम
वो देखिए नॉर्थ से फूड आता है जो हमारे पूरे ईस्ट में जाता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सॉल्ट मूवमेंट है जो वहाँ के गुजरात से आता है, वो हमारे रूट से होता हुआ पूरा वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ तक जा सकता है ये। उसके बाद में फीडर रूट्स इसको टेक केयर करेंगे। आप ये भी ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवे के साथ हमने एक नेटवर्क बनाया जिसको हम फीडर रूट का नेटवर्क बोलते हैं। उस आप ये मान लो कि हम नेशनल हाईवे हैं और उसके साथ स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड हमने जोड़ दी, तो वो बेसिकली उसको हमने फीडर रूट का नाम, जैसे गांधीधाम से पालनपुर एक है 300 किलोमीटर का, दैट इज़ ए फीडर रूट कि साहब वहाँ से जो कांडला पोर्ट है और जो अडानी पोर्ट है उसका का सारा ट्रैफिक उस पर्टिकुलर लाइन से आएगा, तो उस लाइन को हमने स्ट्रेंथन कर दिया इंडियन रेलवे ने, मतलब ताकि वो फास्टर आ जाए। ऐसे ही जितने भी पोर्ट हैं और हैं उसको हमने फीडर रूट का नाम दिया। अभी सोननगर है, बहुत जल्दी ही ये आगे दनकुनी तक पहुंचेगा। अभी JNPT है, बिल्कुल वो ही रहेगा JNPT। हाँ जी। सर ये फीडर रूट का जो एसओडी है, इंडियन रेलवेज का जो पुराना एसओडी चल रहा है वो है या फिर ये डीएफसी का नया एसओडी? ऐसा है, DFC का SOD DFC का रहेगा, पर वो उन्होंने वहाँ पे इस दो चीज़ का खास ध्यान रखा उन्होंने कि जो एक्सल लोड 22.9 टन मिनिमम हो, पर प्रेफरेबली 25 टन, उसके हिसाब से रेल और ब्रिजेस बन जाए। नंबर 2, जहाँ वेस्टर्न DFC है वो डबल स्टैक के लिए फिट करेंगे वो, तो हाइट उसकी इम्प्रूव कर देंगे, और विड्थ में जहाँ पे उनको ज़रूरत होगी जितना वो चलाएंगे उसके हिसाब से। तो वेस्टर्न DFC हाइट में WD उसके हिसाब से करेंगे। ईस्टर्न के अंदर चूँकि डबल स्टैक है नहीं, तो वहाँ उसके हिसाब से करेंगे। So ये सारे फीडर रूट्स विल बी Customized to enter the DFC with the full efficiency. Yeah. इससे हम लोग अपने लीडर को कैसे समझाएं कि डीएफसी की कितनी लोडिंग बढ़ेगी या अर्निंग्स बढ़ेगी, इसको किसी तरीके से हम लोग क्वांटिफाई करें। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताया कि ये 27 किलोमीटर 27 नहीं है, ये आप ये मानिए कि एक एंड से दूसरे एंड हमने आज 2000 किलोमीटर को जोड़ लिया है। भारत के एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ के नेकलेस को पूरा कर लिया, पहला। नंबर 2, 2-3 एडवांटेजेस आप डिस्टिंक्ट समझिए। अब हम है ना रेलवे की मालगाड़ियों को DFC पे शिफ्ट कर देंगे, जो फुल हो गया तो 70 to 80% मालगाड़ी तो इमीडिएटली आ जाएंगी, तो उतनी लाइन कैपेसिटी इंडियन रेलवे में बच गई। तो वहाँ आज ही प्रयागराज डिवीज़न, आपके DDU डिवीज़न, इनकी पंक्चुअलिटी पहले ही इंप्रूव होनी शुरू हो गई है। तो एक तो वहाँ से मालगाड़ी फ्रेट ऑपरेशन इधर आ गया है, तो वहाँ की लाइनें खाली होने से पैसेंजर सेगमेंट में वो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, नई ट्रेनें चला सकते हैं, स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, पहला। दूसरा ये है कि जब हमारे नेटवर्क पे ट्रेन चलेगी, लोडिंग 1 मिनट में 1 दिन में नहीं दिखेगी, पर एक दिन ज़रूर दिखेगी, जो हमेशा बोला जाता है। कारण क्या है, हमने नई कैपेसिटी दे दी है, आज हमने इंडियन रेलवे का ट्रांसफ़र कर दिया ट्रैफिक, अब हम नया ट्रैफिक लाएंगे इसके ऊपर, जिसे हम कहते हैं मॉडल शिफ्ट। बेसिकली DFC हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर 2 रीजन्स। नंबर 1, मॉडल शिफ्ट, मतलब रोड से हमें इस पे लाना है। नंबर 2, डीकंजेस्ट द एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क। तो डीकंजेस्ट हमने कर ही दिया, वो तो इमीडिएट हो गया। अब हम मॉडल शिफ्ट को लाएंगे। अब मॉडल शिफ्ट कैसे लाएंगे आपको बताते हैं। परसों हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम मैंने अमूल वालों का दूध NCR में ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस से लाना शुरू कर दिया। अभी थोड़े टाइम में स्ट्रीमलाइन होने दीजिए, अब आपका जो वहाँ पे दूध है लेस देन 24 आवर, 12 घंटे में आपको यहाँ दिल्ली आ जाएगा। अब ये अभी है, उसकी फ़ोटो है कि ये देखिए, ये तो नॉर्मल TOT है, उसकी इवन वो दूध वाले की भी होगी तो वो भी हम दिखा देते हैं आपको। बहुत बढ़िया सर्विस है, दे आर ऑल्सो हैप्पी। With this partial operational or fully operational, how much model share will increase? एक्चुअली हमारी जो विजन स्टेटमेंट है, आज इंडियन रेलवे का शेयर करीब 26 से 27% है। हमारा ये मानना है कि DFC के फुली ऑपरेशनल होने के बाद में इट शुड टच अराउंड 35%। और रेलवे का जो विजन स्टेटमेंट है, जो NRP बोलते हैं, वो कहता है कि इसको हमें ना 40 तक लाने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको। 35 तो हमारे DFC और इसके पूरे स्ट्रीमलाइन होने से हमारा विजन स्टेटमेंट कहता है कि वी शुड ब्रिंग इट टू 35। एक्चुअली
corridor है? अभी ऐसा है कि और कॉरिडोर्स के बारे में मिनिस्ट्री को डिसीजन लेना है, वो और कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 2 कॉरिडोर से ही हमारा अभी जो विजन स्टेटमेंट है इन्हीं 2 कॉरिडोर पे जो 35% का बोलता है, 47 to go up to 35. From 47 to go up to 35. अप टू 35। दैट इज अल्टीमेटली जब हमारा मेच्योर नेटवर्क हो जाएगा Fully operational. और जब फ्री ऑपरेशन हो जाएगा। दूसरा हम इसको ये देखिएगा, फुल करो इसको फुल साइज करो। ये अभी 3 दिन पुराना है, सैटरडे को पहली सर्विस हुई थी। वो तो इमीडिएटली आ जाएगा। हाँ, हम भी रेलवे की तरह सेफ्टी के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और मैं स्टैटिस्टिक्स टचवुड में दूंगा तो नज़र लग जाती है, इसलिए मैं दूंगा नहीं मैं, पर हम बेयर मिनिमम पे हैं और हमारी पूरी कोशिश है। जबकि मैं आपको बताता हूँ, आपको सिंपल सी बात है, मालगाड़ी की मेंटेनेंस उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि पैसेंजर कोचेज़ की होती है। यदि पैसेंजर कोचेज़ पे आप 100 लगाते हैं तो इस पे 20 का लायक मान लो आप। हम लोगों ने खुद अपने अरेंजमेंट कर रखे हैं, हर 40 किलोमीटर पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जो उनके एक्सल और व्हील के टेम्परेचर को नापता है, हर चीज़ को हमें बताता है। हमने खुद के रोलिंग एग्ज़ाम के लिए आदमी एक्स्ट्रा बिठा रखे। हम एक टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर के साथ में, जिसको हम बोलते हैं मूविंग मशीन विजन फॉर रोलिंग स्टॉक इंस्पेक्शन, MVIS। हाँ, ऑन बोर्ड इसको बोल दीजिए मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम फॉर रोलिंग स्टॉक। उसमें क्या होगा कि कैमरे लग गए हैं हमारे, वो कैमरे ही डिफेक्ट वहीं से देके अलर्ट दे देंगे हमारे। तो एनीवे हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सेफ्टी के लिए हम लोग है कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारा सिग्नलिंग सिस्टम लेटेस्ट है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग है और हमने सारे हमारे स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग दी है। सारे यंग हमारे स्टाफ हैं, सबको बहुत अच्छी तरह से हमने किया है और टचवुड अभी तक हम पूरी तरह से सेफ हैं। अभी हमारा पूरे ट्रैक के ऊपर कवच लगाने की प्लानिंग है। लेवल 1 कहलाता है, कौन सा कहलाता है ये? जो है ना गवर्नमेंट, जो हमारे इंडियन रेलवे में लगेगा सेम लगेगा। TPWS को नहीं लगा रहे हम लोग। पहले हमने ट्राई किया था इसको, पर फिर लेटर वी रियलाइज कि ये हमारे एग्जिस्ट, जैसे इंजन आएगा उसमें वो तो कवच वाला है हमारे, फिर उसका डब्बा अलग लगाओ, उसका अलग। अभी 0, अभी हम लगा रहे हैं इसके अंदर। अभी दोनों में से कुछ भी नहीं है। पर अभी हमारा है ना, एक सेकेंड, अभी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम WDFC में हमने कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं GSMR। उसमें ड्राइवर को हमने एक मोबाइल दिया हुआ है, उस मोबाइल में एक रेड बटन है जिसको हम लोग बोलते हैं SOS या पैनिक बटन। यदि उसके ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी हुआ है, वो यदि उस बटन को दबा देगा, सारी जगह अलार्म चला जाएगा और सारे सिस्टम उस ट्रेन की लोकेशन के हिसाब से कंट्रोल रूम सबको रोक देगा वही। So it is neither TPWS nor ATC level 2, but we are going to have कवच इन टाइम टू Entire track is now going to be covered. कवच, यस। हाँ, 2 इंसिडेंट्स हुए थे अभी तक हमारे पास में, दोनों EDFC के अंदर हुए थे और लास्ट ईयर के अंदर हुए थे। और वो भी उसमें एनीवे उसको इस डिटेल में नहीं जाएं तो वो अलग है, क्योंकि एक में तो बहुत क्लियरली मालूम पड़ गया था कि उसमें जो प्लेटें रखी हुई थी वो हिल गई थी और वो प्लेटें हमारे OHE के खंभे से टकरा गई थी। वो हमारे से कोई लेना देना नहीं था, उसमें हिसार से जहाँ प्लेटें लोड हुई थी वहाँ उसके कारण था उसका। बट ये है कि सेफ्टी एक बहुत सीरियस विषय है और हम लोग है ना सेफ्टी के प्रति रेगुलर बेसिस पे वीकली भी रिव्यू करते हैं और फील्ड इंस्पेक्शंस पे इसी पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। क्योंकि इसमें कारण क्या है, आप भी सब जानते हैं, जैसे आप कार रोज़ चलाते हैं, बहुत सेफ चलाते हैं, पर किसी भी दिन 1 मिनट की एक इंसिडेंस गलत होने से आपके पूरे 30 साल की सेफ्टी खराब। तो अब इसमें क्या, रेलवे के अंदर 13 लाख एम्प्लॉई हैं। अब 13 लाख एम्प्लॉय में से एक आदमी भी यदि एक भी जरा सी ब्लंडर करते तो 13 लाख बदनाम होते हैं।
कुछ भी कर दे, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कोई रेल निकाल दे, कोई ये कर दे, कोई पत्थर डाल दे, कोई ये कर दे, कहीं से मिसक्रेंट आ जाए, वी आर सो वल्नरेबल। देखिए ऐसा है, ये सिस्टम जो है अभी तक स्टेटिस्टिकली इतना बढ़िया रहा है, पिछले 5-6 साल में आपने देखा होगा हार्डली देयर इज एनी इंसिडेंट। अब आप लोग, हम इसको है ना कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट आप एक बार देखिए हाईवे के ऊपर, रोड के ऊपर हर साल की डेथ का नंबर किसी को मालूम है? 1.5 लाख, 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है हर साल रोड पे, और 3.5 लाख से 4 लाख लोग सीरियसली घायल होते हैं।